हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुझे ना साइकोलॉजी के पेडागोजी से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले। मुझे लगा कि चलो आप लोगों से शेयर कर लें, आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये पीडीएफ जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खुली जगह में बाहर जाने के डर को क्या कहा जाता है? जो देखो खुली जगह होती है, सबसे पहले आप देखिए कि खुली जगह जो होती है वो कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर, एग्रो मतलब जो कृषि क्षेत्र होते हैं, जो कृषि बोई जाती है वो क्षेत्रीय मतलब खुले स्थानों में बोई जाती है। तो एग्रो, जहाँ पे एग्रो आपको दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर रहेगा। तो एग्रोफोबिया, फोबिया मतलब जो डर होता है, किस चीज़ का फोबिया है आपको? एग्रोफोबिया। एग्रो मतलब कृषि, कृषि कहाँ बोई जाती है? खुले स्थानों में। तो खुले स्थानों का जो डर होता है वो क्या होता है? एग्रोफोबिया। अब ऊंचाई से डर को क्या कहा जाता है? ऊंचाई से डर, जो एक्रो, देखो करो करो कहाँ उड़ता है? ऊंचाई में, है ना। तो क्रोफोबिया क्या हो जाएगा आपका? ऊंचाई से डर। क्लियर। फिर आता है बंद स्थान से संबंधित तर्कहीन भय को क्या कहा जाता है? जिसका कोई तर्क ही नहीं दिया जा सकता है ना, जिसका हम कोई तर्क नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया को बोलेंगे हम बंद स्थानों संबंधित तर्कहीन भय को हम क्लोस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। दर्द के भय को हम क्या बोलेंगे? दर्द, जो दर्द से भय होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने का इतना ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे एल्गोफोबिया। एल्गो अगली, जो गंदा गंदा फील होता है, ठीक है ना। तो एल्गोफोबिया जिसको हम बोलेंगे दर्द से डर, ठीक है। यात्रा करने का तर्कहीन और त्रुव है, जो यात्रा करने से डरते हैं उसका होता है होडोफोबिया, उसको बोलेंगे हम होडोफोबिया। क्लियर। देखो, खुली स्थानों में एग्रोफोबिया, ऊंचाई एक्रोफोबिया, बंद स्थानों में क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर, क्लस्टर मनी क्या होता है? गुच्छा, गुच्छा क्या होता है? बंद होता है ना। तो उसको बोलेंगे हम क्लस्ट्रोफोबिया। और दर्द से एग्लोफोबिया और यात्रा करने के होडोफोबिया। क्लियर। देखिए, भारत में सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण था वो किसने दिया था? सृजनात्मक परीक्षण दिया था आपका बाकर मेहंदी ने सृजनात्मक परीक्षण दिया था, ठीक है, बाकर मेहंदी ने। अब सृजनात्मक एक प्रकार का चिंतन है। सृजनात्मक जो है एक अपसारी चिंतन है। अपसारी मतलब जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। अप मीनी ऊंचा, मतलब हम अलग अलग लेवल पे जाके हम सोच सकते हैं। जब हम सृजनात्मकता करेंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे कि अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से सोचेंगे, तभी तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी। तो उसी को ही हम बोलेंगे कि सृजनात्मक चिंतन है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। जो सृजनात्मकता की विशेषता, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? ये सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, बिल्कुल होती है। लचीलापन होता है, बिल्कुल होता है। प्रभावशीलता होती है। देखो, जो बंदा सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, उसमें लचीलापन होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रभावशीलता होती है, लगातार काम करता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता ही रहता है। मौलिकता होती है, उसमें मौलिकता पाई जाती है, ठीक है। फिर सृजनशीलता, सृजनशीलता का मतलब होता है सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किसने दिया था? ये दिया था जे गॉर्डन ने। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल डायरेक्ट याद रखनी होती है, तो वो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। जे गॉर्डन ने सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान दिया था। क्लियर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस करने की एक तरीका पता चल जाएगा। आप फटाफट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा ही, अब तक जितने थ्योरी करनी थी ना वो कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। अब हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि जितनी होनी थी थ्योरी उतना हो गया है बस। अब जितना लगा सकते हो उतने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल मौलिकता होती है। सृजनशीलता में मौलिकता पाई जाती है, ठीक है। फिर आता है सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। देखो, कोई भी क्रिएटिविटी अगर हम करेंगे, क्या उसके लिए चिंतन आवश्यक नहीं है? कोई क्रिएटिविटी करेंगे तो चिंतन तो आवश्यक है, बिल्कुल। तो आंसर क्या पूछ रहा है? नहीं। तो यही हमारा आंसर रहेगा, सेकेंड, ठीक है। वैसे थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, सृजनशीलता किसी
पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है। बिल्कुल, जो काम हम कंप्लीट कर लेते हैं वो हमारे सामने एक नई क्रिएटिविटी सामने लेके आता है। तो पूरे किए गए काम का एक परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज और किसी समूह की उपयोगिता होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। तो ये सृजनशीलता, जो भी क्रिएटिविटी हम करेंगे वो समाज और समूह के लिए उपयोगी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा कि वहाँ पे चिंतन आवश्यक होना चाहिए, और यहाँ पे क्या कर रखा है? चिंतन आवश्यक नहीं है। फिर आता है तत्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है किसमें? देखो, एकदम से हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है और उस स्थिति से दूर जाने की जो क्षमता होती है और समस्या की पुनः व्याख्या, फिर से हम उस समस्या को व्याख्यात कर सकते हैं, मतलब उस समस्या के बारे में सोच सकते हैं। तो वो एक गुण होता है किसमें? सृजनशील बच्चे में। ठीक है। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो तार्किकता का मापन नहीं होता। तो टोरेंस ने कौन से तत्व दिए थे? धारा प्रभाविता, लचीलापन, मौलिकता, ये दिए थे, लेकिन तार्किकता उसने नहीं दी थी। ठीक है। निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है। क्या है उसके अनुसार? देखो, जो निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत था उसमें अन्वेषण करना था, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन, ये आगे पीछे ही लगाने आएंगे। बस आपको याद रखना है कि निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल में क्या सही है। पहले हम खोज करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसको विस्तार से बताएंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है। फिर कौन सा निम्न में से कौन सा अधिगम निर्मितिवाद उपागम है? निर्मितिवाद उपागम कौन सा है? तो देखिएगा, इसको हम बात करते हैं कि जो छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है, बार बार रट्टे मार के याद करेगा, वो निर्मितिवाद होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करेगा, पहले विश्लेषण करेगा, फिर व्याख्या करता है, फिर पूर्व ज्ञान को जोड़कर वो सीखता है। मतलब क्या करता है? पहले वो विस्तार से विश्लेषण करेगा, मतलब अन्वेषण करेगा। वो विश्लेषण मतलब उस चीज़ को छाटेगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसकी व्याख्या करेगा। देखिए, निर्मितिवाद में ऊपर क्या है? अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार, और फिर उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर क्या कर लेगा? सीख लेगा। ठीक है। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। देखिएगा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे गतिविधि में भाग लेते हैं। कब होते हैं? देखो, शिक्षक की डांट से बचने के लिए गतिविधि में भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में तो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। अपनी रुचि के अनुसार, जब वो अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे ना, तो वो हमेशा क्या करेंगे? अलग ही एक क्रिएटिविटी सामने लेके आएंगे। ठीक है। निम्न कौन सा कथन रुचि के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है रुचि के बारे में? ठीक है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं? बिल्कुल होती है, ये सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं? बिल्कुल बदलती रहती हैं। तो ये भी आप लगा सकते हो कि रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। देखिए, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ ना, अगर आपका फोर्थ ऑप्शन ना होना तो देखिए आपको डाउट में डालेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे कि आप हमेशा ये सोचोगे कि ये है कि ये है, वही गलत होने के चांस होते हैं। तो देखो, पहले और दूसरे में तो आप आराम से लगा सकते हो कि भाई रुचियाँ ये होती हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ में से आपको कौन सा 100% दिख रहा है, ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? देखो, रुचि आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं होती है। तो ऑप्शन रहेगा फोर्थ। अगर ऑप्शन फोर्थ भी आपका पॉजिटिव वे में जा रहा होता तो ऑप्शन रहता थर्ड। ठीक है। किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति, क्रिया, वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? जो सकारात्मक और नकारात्मक और उसका मूल्यांकन अगर हम करेंगे वो प्रतिक्रिया अभिरुचि कहलाएगी। ठीक है। जो हम सोच समझ के हम सोचेंगे कि पहलुओं पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या सकारात्मक है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, उनके बारे में जब हम सोच समझ के काम करेंगे वो होता है अभिरुचि। ठीक है। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? देखो, पहलू इच्छा होगा, बिल्कुल हमारी इच्छा होती है, हम काम करते हैं, वो हमारी रुचि होगी। जानना, कोई भी चीज़ हम जानेंगे तो वो भी हमारी जिज्ञासा होती है, जो वो हमारी रुचि में होती है। अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस भी हमारी रुचि में आता है। लेकिन गति करना, हम लगातार काम कर रहे होते हैं, हम कई बार हमें दबाव में आके भी काम करना होता है, कई बार हम मजबूरी में भी काम करना होता है। जैसे अभी हमारी जो गति करने, हम स्टेट का एग्जाम कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट तक पढ़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? ये रुचि नहीं है हमारी मजबूरी है पढ़ना। क्लियर? देखिएगा, किसी विशेष परिस्थिति में दिए गए जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उसमें जो लागू किया जाता है, लागू करने की क्षमता को आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी विशेष परिस्थिति, कोई विशेष परिस्थिति है, उसमें सामान्य सिद्धांत को हम लागू करेंगे, उसको तार्किक तर्क कहेंगे। हम उसको तार्किक तर्क, लॉजिकल तर्क देंगे। ठीक है ना। फिर आता है एक बालक की भौतिक तर्क करना
किस पर आधारित होती है? एक बालक की जो नैतिक तर्क करना, जो नैतिकता दिखाएगा वो किसके ऊपर दिखाएगा? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। जो समाज में वो काम कर रहा होता है और जो काम करके जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वही उसकी नैतिकता दिखाएंगे। जैसे उसके संस्कार है, उसके बोलने का व्यवहार है, वो सारे के सारे किसको दिखाएंगे? उसकी नैतिकता को दिखाएंगे। तो अच्छाई करेंगे या बुराई करेंगे वो उसकी नैतिकता पे ऊपर आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है? तो ये डिडक्टिव थ्योरी होती है, निगमनात्मक थ्योरी। ठीक है, विद्यार्थी में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई तर्क शक्ति है, मान लीजिए तर्क वितर्क करना है, बहसबाजी करना है, तो आप अकेले तो बहसबाजी कर नहीं सकते हो, 2 बच्चों के साथ भी आप बहसबाजी नहीं कर सकते हो। तो आपको जो तर्क वितर्क करना होगा वो कब करोगे? जब पूरे समूह को इकट्ठा किया जाएगा। तो समूह चर्चा का हम क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष से स्थानांतरित किया जाता है? निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष उपलब्ध जानकारी, जो कोई भी मानसिक गतिविधि के माध्यम से, किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से, मतलब एक मानसिक गतिविधि होगी तो मानसिक गतिविधि हम लॉजिकल वे से करेंगे, तर्क वितर्क से ही करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? तर्क। ठीक है, 12 देखो, निष्कर्ष से स्थानांतरित किया जाता है तो ये क्या आ जाएगा? ये हम तर्क से ही करेंगे। हम बार बार लॉजिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, बहस लगाएंगे तो हमारी जो भी हमें जानकारी मिल रही है उसको हम स्थानांतरित करेंगे। हमारे पास है वो दूसरों के पास जाएगी, दूसरों के पास है वो हमें मिलेगी। ठीक है, 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और बालक वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ कर, हेर फेर कर, परीक्षण से सीखता है। मतलब तोड़ मरोड़ के सीख रहा है, परीक्षण से सीख रहा है, मतलब कुछ हेरा फेरी से कंप्लीट कर रहा है। तो वो अपनी ही लॉजिक लगा रहा है, खुद ही अपनी रुचि से कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अन्वेषणात्मक योग्यता आ जाएगी। तो ऑप्शन रहेगा 3rd। क्लियर? ओके, देखिए, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण कौन से हैं? जो उत्तम परीक्षा होती है उसके मुख्य गुण कौन से होते हैं? देखिएगा, वैधता, बिल्कुल उसमें वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो उत्तम जो सबसे बेस्ट परीक्षा जो होती है वो इन सब में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और विश्वसनीयता बिल्कुल होनी चाहिए। किस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही होगी। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने परीक्षण हम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण की जितनी विश्वसनीयता होगी उसकी वैधता भी क्या होगी? उतनी ही होगी। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए, एक अच्छे परीक्षण में वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। एक किसी भी एग्जाम को पास करना उसकी विशेषता नहीं होती। पास तो मान लीजिए आप 100 में से आप 33 नंबर लेके आ सकते हो, 40 नंबर ले आओगे तो भी पास ही होंगे, नहीं, वो भी इधर उधर से आप वैसे भी पास हो सकते हो। तो पास होना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब रेगुलर आपका CCE जो था, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवेल्युएशन, आपका कंटिन्यू आपका इवेल्युएशन होना चाहिए और व्यापक तौर पर होना चाहिए। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक क्या होता है कि जो आपका, एक मिनट मैं आपको दोनों लैंग्वेज दिखा देती हूँ। देखो मैंने ना हिंदी क्यों लिया पता क्या, कि दोनों दिखाऊंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा ये। देखिए, द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? रेमेडियल का मतलब होता है कि आप किसी भी समस्याओं को, जो समस्याएं आपके सामने है उनके कारणों को पहचाने। पहले तो उनके कारणों को पहचान के उसकी जो समस्या होती है बच्चे की उसको दूर करना, वो होता है रेमेडियल। आप किस तरीके की उपचारात्मक शिक्षण देती है? तो समस्याओं को, कारणों की सही पहचान करना और उस पहचान करके उसके कारणों को दूर करना। ठीक है, फिर आता है मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का क्या अर्थ है? देखो, धीमी गति बिल्कुल नहीं आएगा। जिन बालकों की उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान। देखो, जिन बालकों को उपचार की आवश्यकता है, मतलब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं का मूल्यांकन होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक शॉर्ट वे में, अगर केवल जहाँ पे आ जाए, बल्कि जहाँ पे आ जाए, धीमा, जो नेगेटिव, अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव ही आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, फिर आता है क्या? अधिगम की कठिनाई और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक की तैयार की गई है का प्रतिपोषण करना। देखिए, ये क्या कहता है? जो सीखना होगा ना, देखिए अधिगम शब्द आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मूल्यांकन होगा वह लर्निंग से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, अधिगम में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो रही है,
कारणों को जानना ही हमारा इवेल्युएशन होता है कि बच्चे किस लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किस लिए कमज़ोर हो रहे हैं, उनका कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कोई घरेलू कारण हो सकता है उसका कोई फिजिकल कारण हो, मेंटली कारण हो। तो उन कारणों का पता लगाना और उनका सॉल्यूशन करना क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ होता है। वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ ये नहीं में से एक का चयन करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, देखिए लघु उत्तरात्मक क्या होता है, 1-2 लाइन में हम आंसर देंगे। अति लघु उत्तरात्मक होते हैं 4-5 लाइन में। अति लघु उत्तरात्मक होते हैं 1 या 2 लाइन में। फिर वैध प्रकार के होते हैं जिनको हम कंप्लीटली डिटेल में हम उसको एक्सप्लेन करके बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ होता है। मानकीकृत परीक्षण होता है उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, मानक होना चाहिए और वैधता होनी चाहिए। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मानकीकृत परीक्षण में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण किया जाता है। बिल्कुल, बच्चे में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके ऊपर लगातार परीक्षण किया जाता है। ठीक है, सतत एवं इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, विकास के सभी पक्षों का जानना। सतत लगातार उसका मूल्यांकन करते रहो, एक व्यापक तौर पर बच्चे का व्यवहार किस तरीके का है, किस तरीके की एक्टिविटी में वो भाग ले रहा है, उसका क्लास में और बच्चों के साथ किस तरीके का रवैया है, बोलचाल किस तरीके की है, टीचर के साथ कैसे संबंध है, पढ़ता कैसे है, किस तरीके के टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। तो ये कंप्लीटली इवेल्युएशन जो होता है ना, तो बच्चे में ऑल ओवर जो जिन सभी पक्षों का मूल्यांकन करना क्या लगता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण कौन से हैं। देखिए, अधिगमकर्ता के उपलब्धि, जो अधिगम करता है उसने क्या क्या उपलब्ध किया है उसकी गणना की विधि को हम क्या कहेंगे, ग्रेडिंग से दिखा सकते हैं, अंकों से दिखा सकते हैं, क्रेडिट संचय से दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समग्र व समस्त मूल्यांकन में समग्र का क्या अर्थ है। समग्र, देखिए समग्र का अर्थ क्या है, निरंतरता, लगातार, नियम रूप से, नियमितता और क्रमबद्ध से। लगातार, क्रम से और एक रोजाना का जो काम होता है वो होता है समग्र। ठीक है, अब आते हैं समग्र का मतलब होता है कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं। ओके, वह इकाई परीक्षण की आवृत्ति, इसमें क्या होता है, इकाई परीक्षण भी किया जाता है, निरंतर भी किया जाता है, नियमित भी होता है, क्रमबद्धता होता है, और जो भी समस्याएं बच्चों में आती हैं उनका कारण पता करके उनका उपचार करना भी किस में आता है, समग्र में आता है। कंप्लीट रूप से जो मूल्यांकन होता है वो समग्र में आ जाता है। क्लियर, तो आंसर रहेगा 4th। समग्र व सतत मूल्यांकन में रेडिंग प्रणाली को कब अपनाया गया, तो रेडिंग प्रणाली को 29 सितंबर 2009 को अपनाया गया था। ठीक है, सतत व व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ये समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, किस प्रकार से दर्ज किया जाए और किस प्रकार से जो समस्याएं आ रही हैं उनमें सुधार किया जा सके। क्लियर, तो ऑप्शन रहेगा 2nd। सतत व व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन की शब्दावली से क्या तात्पर्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सह शैक्षिक क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे देखिए शैक्षिक होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, हम टेस्ट देते हैं, हम एग्जाम पास करते हैं, कितने नंबर हमारे आते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, जो खेल, जैसे खेल कूद हो गया, जैसे आपकी कोई अदर एक्टिविटी होगी, स्पीच हो गया, जो पढ़ाई के साथ साथ जो और एक्टिविटी होती है उनमें जो पार्टिसिपेट होता है उन सब का जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक मूल्यांकन होता है। क्लियर, फिर आता है परीक्षण के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें देखिए परीक्षा के स्थान पर, परीक्षा की जगह अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। क्या है अधिक उपयोगी, देखिएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या होता है कि जो सोचने समझने, बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से समझ रहा है, चीज़ों को प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, तो वो क्या आ जाएगा इसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन।
ठीक है। क्षेत्र का मूल्यांकन। सह संज्ञानात्मक क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी किस तरीके की है। व्यापक, सतत और व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये सारे की सारी किस में आ जाएंगी, परीक्षा के स्थान पर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो गुणवत्ता है वो सारी की सारी यही है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन और सतत और व्यापक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन होता है, उनका कंप्लीट जो मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो परीक्षा के स्थान पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी गुणवत्ता है। ठीक है। देखिए कंप्लीट पीडीएफ मैंने दे रखी है, इससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें हैं वो आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही हूँ। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा का श्रेय किसको जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में श्रेय स्टीफन कोरे को जाता है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखने के क्वेश्चन है, इनको तो डायरेक्ट ही याद रखना है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। स्टीफन कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, विद्यालय तक ही सीमित होता है। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए जो सही है वो देख लीजिएगा, इसके परिणामों का शोधकर्ता ही करता है। बिल्कुल, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है, एक्शन रिसर्च किया जाता है, वो अनुसंधान जो परिणाम होता है प्रयोगकर्ता ही करता है। जो प्रयोगकर्ता होता है एक्टिविटी, जो जैसे प्रयोगशाला में जो काम करते हैं वही काम करते, बिल्कुल सही है। फिर कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, बिल्कुल जो काम करता है वही तो शोध करेगा, वही रिसर्च करेगा। दैनिक समस्याओं का समाधान में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या नहीं होता है, ये इसके परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। जो रिसर्च होते हैं उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। क्लियर। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रणाली के सोपान क्या क्या है। सोपान, कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। बिल्कुल, अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ पर आप कोई भी एक्टिविटी है उसका रिसर्च कर रहे हो तो उसके प्रति जो प्रस्ताव हैं उनके ऊपर विचार विमर्श होगा ही होगा, जरूर होगा। योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण। बिल्कुल योजना करनी चाहिए, योजना का चयन होना चाहिए। फिर तथ्य संग्रह विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल विधियों के बगैर तो आप कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते हो। जो आपके तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको इकट्ठा करके उनको कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, ये सब किस में किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, क्रिया अनुसंधान की प्रणाली के सोपान है। ठीक है। क्रिया अनुसंधान का प्रथम पद क्या होता है, समस्या की योजना बनाना। जो भी हमारे सामने समस्या बनी हुई है उसकी योजना, उसकी प्लानिंग करना हमारा क्या होता है, क्रिया अनुसंधान का प्रथम पद होता है। क्रिया अनुसंधान में क्या होता है, क्रिया उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। बिल्कुल जो उपकल्पनाएं होती है क्रियात्मक अनुसंधान में, उसका जो निर्माण होता है वो समस्याओं का जो कारण होता है उसके ऊपर आधारित होता है। ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी उपयुक्त नहीं है, इट मीन्स कौन सी उपयुक्त है, ये देख लीजिएगा। उपयुक्त है 5वीं कक्षा के विद्यार्थी के हिंदी लेखन में सुधार करना, बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप कोई भी समस्या है, बच्चे को लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी उपयुक्त नहीं है, तो देखिए 5वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए हिंदी, देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है, कोई भी हम काम करवाते हैं बच्चों से तो उसमें कोई ना कोई सुधार तो हम करेंगे ना, तो ये तो फर्स्ट तो होगा ही होगा। सेकंड क्या कहता है, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यवहार, लिखित व मौखिक प्रश्न, प्रभावात्मक तुलनात्मक अध्ययन। तो जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वो भी क्या किया जाता है कि वो रिसर्च के लिए किया जाता है कि कौन सी टीम बेस्ट है, कौन सी टीम में इफेक्ट कम है। तो वहाँ से भी हम पता करते हैं कि कौन सी कमी चल रही है, तो वहाँ से भी हमें कारणों का पता चलता है, तो ये भी होगा। परंपरागत विधि के ऊपर, तो देखिए परंपरागत आ गया ना, तो कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। तो यहाँ पे जो ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, कोई परंपरागत विधि उसके ऊपर लागू नहीं होती है। क्लियर। भूगोल के लिए अधिगम, तो भूगोल के लिए अधिगम, सॉरी ये क्या करा जाता है, ऑप्शन कट गया। भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। देखिए जब हम कोई ज्योग्राफी का लेसन पढ़ते हैं तो उसके लिए जितना हम एटलस और ग्लोब का प्रयोग करेंगे उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, हमारे अंदर नई रिसर्च हम कर पाएंगे, तो ये फोर्थ होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड। कौन सा नहीं है, थर्ड उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो प्रोग्राम का क्रियान्वय और मूल्यांकन। क्रियान्वय का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हो गया उसके ऊपर काम करना और उसका फिर उचित मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, देखिए ये वो जो टॉपिक हैं जो कि हमने किए नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी क्लास है, इसको अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। मूलतः निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो निर्देशन के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? निर्देशन के 3 प्रकार आपको बताए गए हैं, ठीक है। निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह है हमेशा के लिए एक ही बार की क्रिया। देखो, जो निर्देशन होता है वो सार्वभौमिक होता है, हर जगह पे हम उसको लागू कर सकते हैं, बिल्कुल सही होता है। यह स्वयं की समस्या को हल करने जो निर्देशन होता है उससे हम अपनी समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। ये एक ही बार, देखो, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं करता है। जो निर्देशन वाला व्यक्ति होता है, जो निर्देशन होता है, वो एक बात बताते हैं, मान लीजिए निर्देशन जो होता है ना, वो आमने सामने 2 बंदों के बीच में होता है। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए। उसके ऊपर एक समस्या होती है, ठीक है। हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि परामर्श और निर्देशन में यही अंतर होता है कि परामर्श हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन निर्देशन में हम क्या करते हैं, कोई एक समस्या होती है, उसको हम सोल्यूशन ढूंढ ले होते हैं। जैसे हम मेंटली कई बार टॉर्चर हो जाते हैं, कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो हम किसी को बता भी नहीं पाते, तो वहाँ से हम निर्देशन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमेशा के लिए एक बार की क्रिया होती है। नहीं, ये हमेशा के लिए एक बार की क्रिया नहीं होती है, ये डिफरेंट समस्याओं पर भी हम काम कर सकते हैं। क्लियर। फिर आता है परामर्श शामिल होता है। परामर्शकर्ता दाता और व्यक्ति के बीच के विचारों का आदान प्रदान परामर्शदाता होता है, ठीक है। देखो, एक होता है निर्देश, एक होता है परामर्श। परामर्श वही होता है जो केवल व्यक्ति के परामर्शदाता को सलाह लेना होता है। केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या का समाधान होता है। देखो, केवल वाले आंसर तो वैसे ही कट हो जाएंगे। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दे की पहचान के लिए विद्यालय, मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय नहीं, मुद्दों की क्या पहचान करनी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच के विचारों का आदान प्रदान। जो परामर्श लेते हैं ना हम, वो होता है एक ही बच्चे की समस्या उसको वहाँ पे ली जाती है, पर्सनली हम उसको लेते हैं, और निर्देश हम कंप्लीट क्लास को दे सकते हैं। बस ये थोड़ा डिफरेंस मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। तो निर्देश सार्वभौमिक होता है। ये देखो, सार्वभौमिक इसलिए होता है कि हम सबको दे सकते हैं निर्देश, ठीक है, और स्वयं की समस्या को हल करने, बिल्कुल, अगर हम मान लीजिए कंप्लीट समूह की समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं तो हम अपनी समस्याओं को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होता है। यहाँ पे निर्देश करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या को खुद सोल्व नहीं कर सकता, उसको खुद ही सोल्व करनी होती है, ठीक है। लेकिन परामर्श जो होता है, परामर्श पे एक मुद्दा होता है, उस मुद्दे के ऊपर बातचीत होती है, और वहाँ पे जैसे हम किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं पर्सनली, तो मरीज और डॉक्टर के बीच में ही बातचीत होती है। वहाँ पे डॉक्टर मरीज को दवाई देता है या सलाह देता है, तो उसके ऊपर काम किसको करना होता है, मरीज को ही करना होता है, ठीक है। फिर छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे उचित तरीका कौन सा होता है? सबसे उचित तरीका होता है मार्गदर्शन और परामर्श। उसको सही रास्ता दिखाओ, उसको अच्छा परामर्श दो, तो क्या हो जाएगा, छात्रों का अध्ययन करने में अच्छी सहायता देगा, ठीक है। परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन क्या होता है? सहानुभूतिपूर्वक होना। एक आवश्यक परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता, देखो, जो परामर्शदाता होता है वो हमेशा सहानुभूति वाला होना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से क्या निर्देश के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है। क्या नहीं है? देखो, निर्देश जो होते हैं ना, वो एक लिखित और मौखिक नहीं होता है। शिक्षार्थियों को स्वविमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो निर्देश में आप क्या करोगे, चिंतन करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये एक प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एक सामूहिक केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। तो जो निर्देश होते हैं ना, वो मौखिक और लिखित पद्धति होती है, ये जरूरी नहीं है। इसकी विशेषता ये नहीं है कि आप लिखकर ही उसको निर्देश हो, आप उसको बोलकर ही आप किसी भी तरीके से निर्देश दे सकते हो, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? तो कौन सा वाक्य सही है? देखो, व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है, जो शिक्षाविदों और रिश्तों को प्रभावित करता है। तो देखो, संदर्भ में वाक्य स्कूल के मार्गदर्शन और परामर्श में सहायता करता है। तो देखो, काउंसलिंग में, देखो, ये थर्ड ही रहेगा इसका ऑप्शन, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ओके, इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। निर्देशन प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया है? बाल केंद्रित होती है। निर्देशन एक बाल केंद्रित प्रक्रिया होती है। जो मार्गदर्शन होता है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। व्यक्तिगत रूप से भी आप मार्गदर्शन दे सकते हो और कंप्लीट क्लास को भी मार्गदर्शन दे सकते हो। आप टीचर हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को मार्गदर्शन करते होंगे। परामर्शदाता की सहायता से
परामर्शार्थी स्वयं अपनी समस्या का विश्लेषण करके समस्या को सुलझाने का मार्ग ढूंढना इस प्रकार की समस्या का परामर्श है। देखो, परामर्शदाता की सहायता से परामर्शी मतलब परामर्शार्थी क्या होता है कि जो बंदा सलाह लेना चाहता है, वो जिसको समस्या है, वो स्वयं अपनी समस्या का विश्लेषण करता है और समस्या को सुलझाने में मार्ग ढूंढना किस प्रकार, खुद ही मार्ग ढूंढ लेता है, खुद ही समस्या को सोल्व कर लेता है। तो किसकी सहायता से? परामर्शदाता की सहायता से। तो वो क्या होता है? अनिर्देशित परामर्श। अनिर्देशित परामर्श क्या होता है कि जहाँ पे निर्देश नहीं दिए जाते, जो परामर्शदाता ने कहा उसकी सहायता से उसने खुद ही अपनी समस्या का सोल्यूशन कर लिया और अपनी समस्या को सुलझा लिया। तो ये क्या आ जाएगा? अनिर्देशित परामर्श। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपके लिए कंप्लीट पीछे की हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाली हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपनी क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।